एनिमे की स्टार्टिंग में कुछ वॉरियर्स डीमन किंग का सामना कर रहे होते हैं। ये एक फाइनल बैटल थी जो पूरी दुनिया की किस्मत तय करने वाली थी। चारों मिलकर अपनी मैजिक, स्वॉर्ड्समैनशिप और टीम वर्क का इस्तेमाल करते हुए उस पावरफुल दुश्मन से लड़ते हैं। डीमन किंग की खतरनाक पावर के बावजूद वे हार मानने से इनकार कर देते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे बैटल अपने पीक पर पहुंचती है, सुनहरे बालों वाला हीरो एक मौका ढूंढ लेता है और अपनी स्वॉर्ड को डीमन किंग के शरीर में गहराई तक घोंप देता है। उसके तुरंत बाद टीम का मेज एक बड़ा लाइटनिंग स्पेल छोड़ता है जो बेहद भयानक पावर के साथ डीमन किंग पर गिरता है। उस अटैक से डीमन किंग पूरी तरह इंजर्ड हो जाता है और एक आखिरी चीख लगाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ टाइम के लिए वॉरियर्स में से एक उसे देखता रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने सच में डीमन किंग को हरा दिया है। कुछ टाइम बाद दुनिया को बचाने वाले इन वॉरियर्स के सम्मान में एक सेरेमोनी ऑर्गेनाइज की जाती है। चारों वॉरियर्स प्राउड से किंग के सामने घुटनों के बल बैठते हैं, जबकि चारों ओर बड़ी संख्या में लोग उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनकी महान अचीवमेंट को सम्मान देने के लिए किंग उन्हें 4 एम्परर्स का टाइटल देते हैं। ये एक ऐसा सम्मान था जो सिर्फ किंगडम के सबसे महान मेजेस को ही दिया जाता था। वॉरियर्स में से एक, जिसका नाम एफ्टाल था, ये अनाउंसमेंट सुनकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि पूरे हिस्ट्री में सिर्फ नोबल फैमिलीज के लोगों को ही एम्परर का ये टाइटल पाने की परमिशन मिली थी। इसलिए उसे अपनी ही सुनी बात पर विश्वास नहीं होता। वो मानता है कि ये इनाम उसकी उम्मीद से भी कहीं बड़ा है। इसके बाद किंग खुद एफ्टल के पास आता है और सबके सामने उससे कहता है कि भले ही वो दुनिया का सबसे पावरफुल मैज न हो, लेकिन उसके योगदान और अचीवमेंट्स किसी भी तरह से कम नहीं है। इसी वजह से वो एम्परर का टाइटल पाने का हकदार है और आज से उसे एम्परर ऑफ लाइटनिंग के नाम से जाना जाएगा। ये सुनते ही एफ्टल की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। चारों ओर लोग सेलिब्रेशन मना रहे होते हैं, जबकि वो अपनी फीलिंग्स को संभालने की पूरी कोशिश करता है। पूरे 40 साल तक मैजिक की प्रैक्टिस करने और उसे पूरी तरह मास्टर करने के बाद आज पहली बार उसकी सारी मेहनत को सच्ची पहचान मिली थी। इसलिए सेरेमोनी खत्म होने के बाद वो प्राउड के साथ निकलता है। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार उसे महसूस होता है कि उसके सारे सैक्रिफाइस और स्ट्रगल अब सच में सक्सेस हुए हैं। उस दिन के कई साल बाद अब वो एक बूढ़ा आदमी बन चुका होता है। एक सुबह वो घर के बाहर खड़ा होकर खुले खेतों को निहार रहा होता है। तभी मर्लिन नाम की एक छोटी लड़की उसके पास आती है और उसे बताती है कि ब्रेकफास्ट तैयार है और सब कोई अंदर उसका इंतजार कर रहे हैं। इसके कुछ घंटे बाद एफ्टल अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हुए दिखाई देता है। वो उन्हें मैजिक सर्कल को कंसंट्रेट कैसे करते हैं वो सिखा रहा होता है। बच्चे पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बच्चे का ध्यान भटक जाता है और उसका मैजिक सर्कल अचानक गायब हो जाता है। एफ्टल तुरंत ये देख लेता है और अपने स्टूडेंट्स से कहता है कि वे हार न माने। वो समझाता है कि कंसंट्रेशन बनाए रखना किसी भी मेज के लिए पहला स्टेप होता है और अगर कोई शांत खड़े होकर भी मैजिक सर्कल को बनाए नहीं रख सकता तो बैटल के दौरान स्पेल्स का इंचांटमेंट करते टाइम उसे बनाए रखना तो और भी मुश्किल होगा। कुछ टाइम बाद सभी बच्चे अपने मैजिक सर्कल्स हटा देते हैं और अगली क्लास के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें आराम देने के बजाय एफ्टल तुरंत लेवल 4 मैजिक स्पेल्स की प्रैक्टिस शुरू करने का सुझाव देता है। इससे पहले कि ट्रेनिंग आगे बढ़े, मर्लिन अचानक बीच में बोल पड़ती है। वो कहती है कि एफ्टल बहुत थके हुए लग रहे हैं और उन्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, लेकिन एफ्टल उसकी चिंता को इग्नोर कर देता है और जिद करता है कि वो बिल्कुल भी थका नहीं है। फिर भी मर्लिन के चेहरे पर चिंता देखकर वो कुछ पल के लिए रुक जाता है। उसे देखकर उसे वो पहला दिन याद आ जाता है जब दोनों पहली बार मिले थे। असल में जब उनकी टीम ने डीमन किंग को हराया ही था, उसी दौरान उसे मर्लिन मिली थी, जो उस टाइम सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी। उसकी माँ वहीं फाइट के दौरान मारी गई थी, जिसमें एफ्टल और उसकी टीम शामिल थे और अब वो पूरी तरह अकेली रह गई थी। उस दिन की याद आते ही एफ्टल गिल्टी महसूस करता है। वो मन ही मन सोचता है कि अगर किसी दिन मर्लिन को उसके पास्ट की पूरी सच्चाई पता चल गई और उसे ये मालूम हो गया कि एफ्टल ने उसके गांव के इतने सारे लोगों को मार डाला था, तो क्या वो उससे नफरत करने लगेगी। कुछ देर बाद वो इन थॉट्स को अपने दिमाग से हटाता है और फिर प्रेजेंट में लौट आता है। एफ्टल बच्चों से कहता है कि वे लेवल 4 मैजिक की प्रैक्टिस जारी रखें, लेकिन इससे पहले कि कोई शुरू करे, मर्लिन मुस्कुराते हुए कहती है कि अब वो लेवल 6 मैजिक सीखने के लिए तैयार है। आखिरकार वो एफ्टल की सबसे होनहार स्टूडेंट्स में से एक है। एफ्टल ये देखकर इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाता, फिर भी वो प्यार से समझाता है कि इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि टाइम आने पर वो लेवल 6 स्पेल्स भी सीख जाएगी, लेकिन अभी उसे अपनी बेसिक्स पर ध्यान देना चाहिए। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मर्लिन अकेले जंगल की गहराइयों में चली जाती है। उसका टारगेट पास की एक केव में रहने वाला भयानक बीस्ट को हराना होता है। उसके मन में ये होता है कि अगर वो उस पावरफुल मॉन्स्टर को हरा देगी तो वो साबित कर देगी कि वही एफ्टल की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अगर वो इतनी पावरफुल बन जाए कि खुद दूसरे स्टूडेंट्स को सिखा सके तो एफ्टल को इतना मुश्किल अकेले झेलना नहीं पड़ेगा और वो आखिरकार आराम कर पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से सब कुछ बहुत जल्दी गलत हो जाता है।
वो बीस्ट उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पावरफुल निकलता है। कुछ ही देर बाद मर्लिन पूरे जंगल में जान बचाकर भाग रही होती है, जबकि एक विशाल भेड़िए जैसा बीस्ट उसका पीछा कर रहा होता है। मर्लिन पहले ही उस बीस्ट पर लेवल 4 मैजिक का इस्तेमाल कर चुकी थी, लेकिन उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। तभी उसे एहसास होता है कि उसे इससे कहीं ज्यादा पावरफुल मैजिक की जरूरत पड़ेगी। जब उसे समझ आ जाता है कि उसके नॉर्मल स्पेल्स पूरी तरह बेकार हैं, तब मर्लिन फैसला करती है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। वो लेवल 6 स्पेल का चांट करना शुरू कर देती है, जबकि इससे पहले वो कभी भी उसे सक्सेसफुली कास्ट नहीं कर पाई थी। उसकी हैरानी की बात ये होती है कि स्पेल सच में काम कर जाता है और वो लेवल 6 लाइटनिंग सीधे उस मॉन्स्टर पर छोड़ देती है। ब्लास्ट से पूरा इलाका हिल जाता है। मर्लिन को पूरा यकीन हो जाता है कि उसने आखिरकार जीत हासिल कर ली है। तभी वो बीस्ट अंदर से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आता है। इससे पहले कि मर्लिन कुछ समझ पाती, वो विशाल जीव उसे जबरदस्त ताकत से मारता है। वो जमीन पर जा गिरती है और दोबारा उठने की कोशिश करने लगती है। वो विशाल भेड़िया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और उसे निगलने की तैयारी करने लगता है। उसी पल मर्लिन ये मानने लगती है कि अब उसकी मौत तय है। लेकिन जैसे ही बीस्ट उस पर हमला करने वाला होता है, एफ्टल अचानक वहाँ पहुँच जाता है और आखिरी सेकंड में उसकी जान बचा लेता है। वो तुरंत मर्लिन को डांटते हुए पूछता है कि वो अकेले जंगल के अंदर क्यों चली गई थी। शर्मिंदा होकर मर्लिन बार बार उससे माफी मांगने लगती है। एफ्टल उससे कहता है कि उसके अंदर उसके बाकी सभी स्टूडेंट्स से कहीं ज्यादा टैलेंट और पोटेंशियल है, लेकिन वो उसे चेतावनी देता है कि ताकत को बहुत जल्दी हासिल करने की जिद नहीं करनी चाहिए। अगर वो स्टेप बाय स्टेप करने के बजाय जल्दबाजी में आगे बढ़ेगी तो वो ताकत उसके हाथों से आसानी से निकल सकती है। इसी बीच मर्लिन अचानक देखती है कि वो बीस्ट अभी भी जिंदा है और एफ्टल के ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन एफ्टल जरा भी नहीं घबराता। बिना पीछे मुड़े वो आराम से लेवल 10 लाइटनिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है। उसके बॉडी से बिजली का एक स्पार्क निकलता है और एक ही पल में उस बीस्ट को पूरी तरह फ्राई कर देता है। उस रात मर्लिन बार बार यही कहती रहती है कि जब एफ्टल ने उसकी जान बचाई थी तब वो कितना शानदार लग रहा था, लेकिन आखिरकार एफ्टल उससे कहता है कि अब बातें बंद करे और जाकर सो जाए। मर्लिन मान जाती है और अपने बिस्तर की ओर चल देती है, लेकिन तभी वो अचानक पीछे मुड़कर देखती है कि एफ्टल खून की खांसी कर रहा है। असल में वो कई सालों से एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है और उसकी हालत धीरे धीरे लगातार बिगड़ती जा रही है। मर्लिन के चेहरे पर चिंता देखकर एफ्टल को एक बात समझ आ जाती है। उसे उसकी बीमारी के बारे में बहुत पहले से पता था। यही असली वजह थी कि वो खुद को इतना ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए पुश कर रही थी। मर्लिन धीरे से एफ्टल से कहती है कि उसे अपना बेहतर ख्याल रखना चाहिए और जितना हो सके आराम करना चाहिए, लेकिन एफ्टल कहता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए वो अपनी बची हुई जिंदगी बिस्तर पर लेटकर मौत का इंतजार करते हुए नहीं बिताना चाहता। इसके बजाय वो अपना बाकी टाइम वही काम करते हुए बिताना चाहता है जिससे उसे सबसे ज्यादा प्यार है। वो मर्लिन जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता है और उन्हें महान मेज बनने में मदद करना चाहता है। एफ्टल मानता है कि उसका सपना हमेशा दुनिया का सबसे ताकतवर मेज बनने का था। ये सुनकर मर्लिन कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसकी नजर में तो एफ्टल पहले से ही सबसे ताकतवर था। आखिर उसे एम्परर ऑफ लाइटनिंग का टाइटल मिला था। एफ्टल कहता है कि वो समझता है कि मर्लिन ऐसा क्यों सोचती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। भले ही वो सभी एम्परर्स में सबसे बड़ा था और उसने अनगिनत महान कारनामे किए थे, फिर भी उसके और उसके कुछ साथियों के बीच हमेशा एक साफ डिफरेंस रहा। इसी वजह से वो खुद को कभी भी सच में सबसे ताकतवर नहीं मान पाया। अब अगले दिन एफ्टल का एक स्टूडेंट उसके दरवाजे पर आता है और बताता है कि एम्परर ऑफ फ्लेम ने आखिरकार मैजिक एप्टीट्यूड पर अपनी रिसर्च पूरी कर ली है। ये सुनकर एफ्टल एक्साइटमेंट से वो डॉक्यूमेंट पढ़ता है। उसे जल्दी ही पता चलता है कि एम्परर ऑफ फ्लेम ने किसी पर्सन की मैजिक एप्टीट्यूड पता लगाने का तरीका खोज लिया है। ये ऐसी चीज थी जिसे लोग इम्पॉसिबल मानते थे, इसलिए एफ्टल तुरंत उसकी तारीफ करते हुए उसे एक जीनियस कहता है। इस नए तरीके को तुरंत आजमाने की बेचैनी से एफ्टल मर्लिन के 3 बाल लेकर उन्हें टेस्ट ट्यूब के अंदर रखता है और एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर बनने वाले रंग उसकी मैजिक एफिनिटीज की ताकत दिखाते हैं। रिजल्ट में पता चलता है कि मर्लिन के पास विंड मैजिक और वाटर मैजिक दोनों में रैंक एप्टीट्यूड है, जो बेहद इम्प्रेसिव है। इसके अलावा उसके पास फायर मैजिक में रैंक बी एप्टीट्यूड और अर्थ मैजिक में रैंक सी एप्टीट्यूड भी है। क्योंकि एफ्टल ने मर्लिन को बचपन से पाला था, इसलिए वो आसानी से समझ जाता है कि ये रिजल्ट बिल्कुल सही है। इस खोज से पहले स्टूडेंट्स को हर मैजिक एलिमेंट के बेसिक स्पेल सीखने में कई साल लगाने पड़ते थे। लंबी ट्रेनिंग के बाद ही टीचर्स अंदाजा लगा पाते थे कि किसी पर्सन की नेचुरल टैलेंट किस एलिमेंट में है, लेकिन अब इस नई टेस्ट की मदद से किसी इंसान की मैजिक एप्टीट्यूड उसके जन्म लेते ही पता लगाई जा सकती है। इससे ट्रेनिंग पहले से कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी और टैलेंटेड लोग बहुत तेजी से मजबूत बन पाएंगे। इसके बाद एफ्टल खुद भी ये टेस्ट खुद के ऊपर करने की बात कहता है। मर्लिन तुरंत बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स तो सच में सबसे ऊंचे ही होंगे। लेकिन एफ्टल सोचने लगता है कि भले ही वो कभी हाईएस्ट लेवल मैजिक तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन कम से कम वो ये जानना
जानना चाहता है कि क्या उसके अंदर कभी वहाँ तक पहुँचने का टैलेंट था या नहीं। जब उसका टेस्ट किया जाता है तो रिजल्ट पूरी तरह बिना किसी रंग के आता है। स्टूडेंट्स में से एक इंस्ट्रक्शंस देखकर बताता है कि बिना रंग का रिजल्ट इस बात का सिग्नल है कि उस पर्सन में बिल्कुल भी मैजिक एप्टीट्यूड नहीं है। वो तुरंत ये भी कहता है कि जरूर कोई गलती हुई होगी, क्योंकि एफ्टल दुनिया के सबसे ताकतवर मैजेस में से एक है। कुछ पल के लिए एफ्टल अपना पेशेंस खो देता है और दोबारा टेस्ट करने को कहता है। स्टूडेंट्स कई बार टेस्ट दोहराते हैं, लेकिन हर बार रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही आता है। हर एक टेस्ट बिना किसी रंग के निकलता है। इन रिजल्ट्स को देखते हुए एफ्टल धीरे धीरे एक सच्चाई समझने लगता है। उसे याद आता है कि मैजिक सीखने में उसे हमेशा दूसरों से ज्यादा टाइम लगता था। उसे ये भी याद आता है कि बाकी एम्परर्स लगातार उससे आगे निकल जाते थे, चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों न करे। पहली बार उसे सच्चाई समझ आती है। वो हमेशा पीछे इसलिए रह जाता था क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी मैजिक एप्टीट्यूड नहीं थी। ये सच्चाई उसे अंदर तक तोड़ देती है। वो जोर जोर से खून की खांसी करने लगता है और मर्लिन तुरंत उसकी ओर भागती है, ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। कुछ देर बाद मर्लिन उसके लिए थोड़ा पानी लेकर आती है, लेकिन एफ्टल उसे बाहर ही रहने के लिए कह देता है। अकेला बिस्तर पर लेटा हुआ वो अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। उसे वो सपना याद आता है जिसे उसने बचपन से अपने दिल में संभाल कर रखा था, जो था हाईएस्ट लेवल मैजिक तक पहुंचना। अब वो सपना पूरी तरह टूट चुका था। चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो, उसके पास उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी टैलेंट कभी था ही नहीं। वो सोचता है कि वो कितना बेबस है और उसकी सारी मेहनत आखिर किसी काम नहीं आई। तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसी टाइम उसकी एक स्किल, जिसका नाम सेकंड रीइंकार्नेशन है, वो एक्टिव हो जाती है। उसका यंग बॉडी एक अजीब सी खाली जगह में पहुंच जाती है, जहां उसके सामने एक डिवाइन बीइंग खड़ा होता है। चारों ओर देखते हुए वो कहता है कि 50 साल से भी ज्यादा टाइम बीत चुका है और वो सेकंड रीइंकार्नेशन के बारे में पूरी तरह भूल चुका था। वो उस एंटिटी से कहता है कि यही वो जगह है जहाँ वे पहली बार मिले थे, जब बहुत टाइम पहले वो दूसरी दुनिया में मर गया था। गॉडेस उससे कहती है कि अब उसकी दूसरी रीइंकार्नेशन का टाइम आ गया है। उसे भेजने से पहले वो याद दिलाती है कि वो 2 स्किल्स चुन सकता है। वो उसे ग्रोथ 2x नाम की स्किल लेने की सलाह देती है, जिसकी मदद से वो 2 गुनी तेजी से आगे बढ़ सकेगा। लेकिन एफ्टल इस ऑफर को मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास पहले से मौजूद मैजिक नॉलेज ही काफी है। अगर उसे मेहनत करने और आगे बढ़ने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए तो उसे किसी स्किल्स की जरूरत नहीं होगी। गॉडेस उसकी बात से इम्प्रेस हो जाती है। वो मुस्कुराती है, उसे विशेष देती है और एक नई दुनिया में भेज देती है। कुछ ही पल बाद वो एक छोटे बच्चे के शरीर में जागता है। अचानक उठ बैठता है, जबकि पुरानी यादें उसके दिमाग में लौटने लगती हैं। अब भी कंफ्यूजन में वो सीढ़ियाँ उतरता है, जहाँ उसकी माँ उसे प्यार से हग कर लेती है और कहती है कि नाश्ता तैयार है। उनके साथ खाना खाते हुए उसकी सारी यादें धीरे धीरे वापस आने लगती हैं, जब तक कि सब कुछ पूरी तरह साफ नहीं हो जाता। उसे एहसास होता है कि अब वो अपनी तीसरी जिंदगी जी रहा है। इस मौके को बर्बाद न करने का फैसला करते हुए एफ्टल खुद से वादा करता है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो मैजिक में बेस्ट बनकर ही रहेगा। लेकिन बदकिस्मती से उसे जल्द ही पता चलता है कि इस नई जिंदगी में भी उसके पास बिल्कुल भी मैजिक एप्टीट्यूड नहीं है। ये चीज जानने के बाद उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और उसे लगने लगता है कि वो एक बार फिर पहले की तरह सिर्फ लेवल 10 मैजिक तक ही लिमिटेड रह जाएगा। एक दिन वो मैदान में लेटा हुआ अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है कि तभी अचानक उसे जोरदार शोर सुनाई देता है। ऊपर देखकर वो देखता है कि एक गुस्से से भरा ड्रैगन आसमान में उड़ रहा है, जबकि नाइट्स का एक ग्रुप उसका पीछा कर रहा है। बिना कुछ सोचे एफ्टल भी उनके पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो रुक जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि वो अभी सिर्फ 4 साल का बच्चा है। अपने मौजूदा शरीर से वो कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे ही वो दूर उड़ते हुए ड्रैगन को देखता है, उसे अपनी पिछली जिंदगी में बनाए गए लेवल 10 स्पेल्स याद आने लगते हैं। तभी अचानक उसके हाथ से कुछ रोशनी जैसी निकलने लगती है और वो अपना लेवल 10 स्पेल एक्टिवेट कर लेता है। एक पावरफुल थंडर अटैक आसमान को चीरते हुए सीधे ड्रैगन से टकराता है और उस एक ही अटैक से ड्रैगन सीधा जमीन पर गिर जाता है। एफ्टल हैरानी से ये सब देखता रह जाता है, लेकिन तभी उसे आखिरकार सच्चाई समझ आती है। भले ही उसने एक और बार रिबर्थ लिया हो, फिर भी उसके पास वही स्किल्स और वही पावर मौजूद है जो उसकी पिछली जिंदगी के सबसे बेहतरीन टाइम में थी। मतलब कि वो अभी भी 4 साल की उम्र में भी वो सब स्किल्स और स्पेल्स यूज कर सकता है जो वो पिछली जिंदगी में अचीव कर चुका था। और इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल में बने रहें। मिलते हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।